हेलो मेरे जीनियस बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो बच्चों, आज हम लोग हमारी इस विज्ञान की कक्षा में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसका नाम है आपका अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है। देखिए बच्चों, जो एसिड, सॉल्ट और आपका बेस होता है, ये जब भी हम रासायनिक क्रिया की बात करते हैं तो ये इन तीनों के बिना अधूरा है। हर रासायनिक क्रिया के पीछे इन्हीं तीनों का हाथ होता है। पर ये होते क्या हैं? ठीक है। आप अम्ल किसके बारे में, मतलब ये क्या होता है? ठीक है। किस तरीके से लवण, यहाँ पे जो सॉल्ट है वो खाने वाला नमक नहीं है, ठीक है, ये दूसरा है, इसका नाम लवण है। तो ये क्या होता है, ये किस तरीके से रासायनिक क्रिया को ये अंजाम देते हैं, आप ये सारी चीजें आज इस कक्षा में पढ़ने वाले हो। तो चलिए बच्चों, जल्दी से बिल्कुल देर ना करते हुए आज की ये कक्षा शुरू करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी साइंस एजुकेटर आपके लिए लेके आई हूँ फिर से एक नया चैप्टर। और आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों, यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं कि आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आप खाने से लेके किसी भी चीज की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो इन तीन कैटेगरीज में ही डिवाइड होती है। सबसे पहले वो आती है एसिड में, फिर आती है बेस में और फिर आती है सॉल्ट में। बात करें हम एसिड की, तो जितने भी आपके वो वाले खाने होंगे जिनका स्वाद खट्टा होता है तो उन्हें आप कहते हैं अम्ल। तो यहाँ पर हम नींबू ले लें, टमाटर ले लें, तो ये सब क्या है, ये आपके एसिड्स है। उसके बाद आती है बात बेस की। तो बेस में जनरली आप देखेंगे कि जो इनो है, इट इज अ बेस। आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी कभी आपने नहाते नहाते आपके मुंह के अंदर साबुन चला गया तो वो भी क्या है, वो है बेस। अब यहाँ पर जब एक एसिड और एक बेस अपने साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बना देता है, वो बना देता है सॉल्ट। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है, हमें ये देखना है एसिड कैसा होता है, बेस कैसा होता है, सॉल्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं और इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, आज तक हमें 30 लाख विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिक ज्ञात हैं तथा इनकी सूची में प्रतिदिन और रासायनिक यौगिक जोड़े जाते हैं। इन रासायनिक यौगिकों को मुख्यतः तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। ये है अम्ल, क्षार और लवण। रॉबर्ट बॉयल से सर्वप्रथम सन 1680 में इनका सुव्यवस्थित अध्ययन किया। अम्ल, क्षार और लवण रासायनिक यौगिक है और इनके गुणों का वर्णन इनसे जुड़े आयनों के आधार पर किया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं एसिड की, बेस की या फिर सॉल्ट की, तो इनके साथ इनके गुण भी आते हैं। और फिर ये सवाल सबसे पहला आ जाता है कि मैम हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कोई भी सामान एसिड है, बेस है या फिर सॉल्ट है। तो चलिए देखते हैं। एसिड, बेसिस एंड नेचुरल सब्सटेंस। प्रकृति में हजारों विभिन्न प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। प्रत्येक प्रकार का पदार्थ अपने स्वाद के अनुसार अपना एक विशेष गुण रखता है। इसके अनुसार ये पदार्थ अम्ल, क्षार और प्राकृतिक पदार्थों के समूह में रखे गए हैं। इन यौगिकों को अपने स्वाद के अनुसार खट्टे, कड़वे और स्वादहीन समूह में रखा जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ साबुन का टेस्ट मुझे बता दीजिए या फिर शैम्पू का टेस्ट मुझे बता दीजिए, आप नहीं बताएंगे क्योंकि वो टेस्ट डिफाइन करने लायक ही नहीं है, बगबगा। ठीक है। आप उसे मीठा कंसीडर नहीं कर सकते, आप उसे खट्टा कंसीडर नहीं कर सकते, तो आप उसे क्या कह देते हैं, बगबगा। बगबगा इन द सेंस कि वो स्वादहीन है, उसका कोई स्वाद ही नहीं है। तो बेसिस में जनरली ये देखा गया है कि उनके स्वाद कुछ होते ही नहीं है। ठीक है, बगबगा कह देते हैं हम उन्हें। फिर यहाँ पर आते हैं, एसिड शब्द लैटिन शब्द के एसिडिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है खट्टा। खट्टापन सभी अम्लों का विशेष गुण है। इस प्रकार हमारे भोजन में खट्टा स्वाद अम्ल की उपस्थिति के कारण ही आता है। यहाँ पर आप सिंपल सी बात ये देखेंगे, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, कि जहां जहां पर आपको खट्टापन आ रहा है, आप बात करें चाउमीन में एक आपका ब्लैक कलर का एक विनेगर विनेगर डाला जाता है, तो वो भी क्या है, वो भी खट्टा है। अचार, वहां पे भी आपको खट्टा खट्टा लगता है, तो वो भी क्या है, वो भी आपका अम्ल है। तो हर एक चीज जो आपको खट्टा स्वाद दे रही है वो आपका बन जाएगा अम्ल। उदाहरण के लिए सिरके का खट्टापन, एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल क्या है आपका, ये आपका जो नींबू। एसिडिक अम्ल के कारण नींबू और नींबू के प्रजाति के अन्य फलों के रस का खट्टापन सिट्रिक अम्ल, और इमली और संतरे का खट्टापन टार्ट्रिक अम्ल, दूध का खट्टापन लैक्टिक अम्ल और सेब का हल्का खट्टापन मैलिक अम्ल के कारण होता है। ये सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले दुर्बल या मृदु अम्ल होते हैं। हमने यहाँ पर एक बात भी मेंशन करी, दुर्बल, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते ना बच्चों, तो ये आपकी बॉडी को पूरा खराब करके चले जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन सभी अम्ल मृदु नहीं होते, कुछ अम्ल हानिकारक और ज्वलनशील भी होते हैं। जब एसिडिटी होती है, जो कि हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था, तो आपने क्या महसूस किया था कि एसिडिटी के वक्त पे जलन महसूस होती है। तो ये जो जलन है, अगर ये अपने मतलब ये अगर वीक है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये स्ट्रांग है तो ये आपको एक जलन भी देके जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर आप ये देखते हैं कि जब ये अम्ल शरीर पर गिरते हैं तो ये जलने की सनसनाहट देते हैं और ये त्वचा को झुलसा देते हैं। इस प्रकार अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देता है। आप यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये देखेंगे, जब भी आप लैब में जाते हैं तो H2SO4 हो गया, HCl हो गया, आपके टीचर्स या आपके जो लैब असिस्टेंट है वो आपको कहते हैं कि आप इन्हें इस तरीके से यूज मत कीजिए, आप इसे ड्रॉपर से यूज कीजिए, क्योंकि एक सिंगल ड्रॉपलेट से कॉन्टेक्ट भी HCl और H2SO4 से आपको जलने की फीलिंग दे सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब भी HCl को हम रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, HCl H2SO4 हाइड्रोजन आयन देता है। आपने नॉर्मली ये भी देखा होगा, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें डाइल्यूट कर कर यूज किया जाता है ताकि जो उनके इफेक्ट है वो रिड्यूस हो जाए। आजकल बहुत ज्यादा फेमस है कि आप जब शैम्पूज वगैरह यूज करेंगे तो आप क्या करेंगे कि उसे पहले डाइल्यूट करेंगे। क्यों करेंगे उसे डाइल्यूट, क्योंकि जो उसका स्ट्रॉन्ग बेस है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए और इतना ज्यादा वो रिएक्टिव ना हो। तो सेम फॉर द एसिड वी हैव नाउ। उदाहरण के लिए अम्लों के दो मुख्य रासायनिक समूह होते हैं जो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपके पास आता है ऑर्गेनिक एसिड। इनमें कार्बन एक तत्व की तरह होता है और ये प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होता है। कार्बनिक अम्लों के कुछ सामान्य उदाहरण, तो ये सारे आपके क्या है जिनके अंदर आपका कार्बनिक अम्ल है। आप बात करें एसिडिक अम्ल की, आप बात करें सिट्रिक अम्ल की, आप करें एस्कॉर्बिक अम्ल की। एस्कॉर्बिक अम्ल इज योर विटामिन सी। कहते हैं ना विटामिन सी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपको किससे मिल रहा है, आपको ऑरेंज से मिल रहा है, ठीक है, आपको नींबू से मिल रहा है, ये सारी चीजें। फिर आता है सिट्रिक अम्ल, फिर है आपके पास लैक्टिक अम्ल। लैक्टोबैसिल्स की हेल्प से आपका जो दूध है वो दही में चेंज हो रहा है, तो दैट इज व्हाई वी हैव लैक्टिक अम्ल इन दही। तो ये सब चीजें। उसके बाद हम देखते हैं कि खनिज और अकार्बनिक अम्ल यानी कि मिनरल और इनऑर्गेनिक एसिड्स, वे अम्ल जिनमें कार्बन नहीं होता, खनिज अम्ल कहलाते हैं। ये खनिज के ऑक्साइड को जल में घोलकर बनाए जा सकते हैं। कुछ साधारण अकार्बनिक अम्लों के उदाहरण निम्नलिखित हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर आता है आपका नाइट्रिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन नाइट्रेट। फिर आता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यह है आपका हाइड्रोजन सल्फेट। और फिर आता है आपके पास फॉस्फोरिक अम्ल, जिसे आप कह सकते हैं हाइड्रोजन फॉस्फेट। तो ये आपके मिनरल और इनऑर्गेनिक ऑक्साइड, ऑर्गेनिक मीन्स जो नेचुरली आए हैं, इनऑर्गेनिक यानी कि जो आपने बनाए हैं। फिर आता है प्रबल और दुर्बल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अकार्बनिक अम्ल जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल प्रबल अम्ल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। आप जब इन्हें पानी के अंदर डालेंगे तो आप क्या देखेंगे कि इसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो आपको एक ह्यूज अमाउंट में देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू आपके ऑर्गेनिक अम्ल। जो अम्ल जल में कम हाइड्रोजन आयन देते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ये सब। आगे चलते हैं और अब आपके पास है सांद्र और तनु अम्ल यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड का मतलब ही क्या है, जब कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंस कि आपने पर्टिकुलर अमाउंट में, और डाइल्यूट इन द सेंस कि आप जब किसी भी एसिड में पानी को मिक्स कर रहे हैं। आपने जनरली अल्कोहल को डाइल्यूट होते हुए देखा होगा, तो वहां पर आप क्या चीज नोटिस करेंगे, अल्कोहल कोई एक एसिड की कैटेगरी में लेके लिया जाता है, तो जब आप उसे डाइल्यूट करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो उसके इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। यदि हम एक पदार्थ की बड़ी मात्रा जल की कम मात्रा में घोलते हैं तो हम सांद्र विलयन प्राप्त होता है, परंतु यदि पदार्थ की कम मात्रा जल की अधिक मात्रा में घोली जाती है तो हमें तनु विलयन प्राप्त होता है। कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है, इट मीन्स कि आपके पास H2SO4 तो है लेकिन आपने उसमें वाटर कंटेंट बहुत कम मिलाया हुआ है। लेकिन जब हम कहें कि डाइल्यूट H2SO4 है, तो इट मीन्स कि आपने उसमें H2SO4 कम डाला है और आपका वाटर उसमें ज्यादा है। सावधानी, अमल में जल को मिलाते समय सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ अमल बम या फिर थोड़ा सा ज्यादा एकदम से उछल भी जाते हैं, तो इन सब चीजों से आपको बचना है। सल्फ्यूरिक अम्ल जब जल को मिलाते हैं तब ये उष्मा व धुआं देता है और कभी कभी ज्वाला के साथ फूटता है। यह आपके शरीर व कपड़ों पर आ सकता है और आपको झुलसा सकता है, यानी कि आपके हाथ जल भी सकते हैं। प्रबल और दुर्बल दोनों प्रकार के अम्ल सांद्र और तनु हो सकते हैं, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ऐसा कोई ये नहीं कि सिर्फ आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स को डाइल्यूट कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, वीक को नहीं कर सकते। दोनों टाइप के को आप इजिली कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है पीएच। पीएच इज अ पेपर। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पीएच है वो आपको बताता है कि कोई चीज एसिड है, कोई चीज बेस है या फिर कोई चीज न्यूट्रल है। आप यहाँ पर एक पीएच, ठीक है पिक्चर यहाँ पर नहीं है, बट जो पीएच स्केल है, पीएच पैमाना, द पीएच स्केल, पीएच पैमाना विलेन के एक युक्त
क्रमानुपात H+ आयन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल की शक्ति को मापता है। अम्ल की शक्ति हमें बताती है कि H+ आयन में कितना टूटा है। H+ आयन जितने अधिक होते हैं पीएच मूल्य उतना ही कम होता है। यहाँ पर आप पीएच में क्या देखेंगे कि आपके पास काउंटिंग होती है 1 to 14। 1 to 14 में जब आप 1 to 7 की बात करते हैं, अगर कोई भी काउंटिंग 1 to 7 के बीच में आई तो इसका मतलब वो जो चीज है आपकी वो एसिडिक है। 7 के बाद आई तो जो भी चीज है वो आपकी वो बेसिक है, और 7 पे आई तो उसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल का सिर्फ आपके पास एक एग्जाम्पल है वाटर, ना तो वो एसिडिक है और ना ही वो बेसिक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर ये आती है कि दूसरा क्वेश्चन ये आ जाएगा कि मैम हम कैसे पता करेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है या स्ट्रॉन्ग बेस कौन है। तो इसमें सिंपल सी बात आप क्या करेंगे, 1 to 7 की बात की जा रही है तो जो 1 वाला अपना रिप्रेजेंट कर रहा है वो सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो क्योंकि जितना ज्यादा आप 7 के पास आएंगे उतना ज्यादा आप किसके पास आ रहे हैं, आप न्यूट्रलाइजेशन के पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब जो 1 2 ये वाले जो पीएच होते हैं आपके जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड सेम फॉर दी बेस। आगे चलते हैं। अम्लों को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ एसिड्स, पीएच 7 उदासीन। अम्ल आधातुओं से द्विचरण प्रक्रिया द्वारा तैयार किए जाते हैं। पहला आधातु को वायु में जलाते हैं जिससे आधातु के ऑक्साइड बनते हैं। फिर आधातु के ऑक्साइड को जल में घोला जाता है जिससे ये अम्लीय ऑक्साइड या अम्ल बनाते हैं। उदाहरण के लिए आधातु जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं और क्रमशः नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये आपके क्या है, ये आपकी धातुएं हैं, आधातु हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप कि जब आप कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो H2 यानी कि कार्बनिक अम्ल बन जाएगा। तो इस तरीके से पहले आप उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं, फिर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, और फिर आपके पास आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, आपके पास आपका ऑक्साइड नाइट्रेट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अम्ल कुछ अकार्बनिक लवणों और अम्लों की सहायता से भी तैयार किए जा सकते हैं। उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साधारण नमक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर तैयार किया जाता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आप क्या करेंगे, साधारण नमक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर गर्म कर तैयार करेंगे तो वो बन जाएगा। फिर आपके पास आते हैं अम्लों की गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। जब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो आपको देखने से ही पता चल रही है, ठीक है। तो सबसे पहले अम्लों के कुछ भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। शुद्ध खनिज अम्ल रंगीन द्रव होते हैं, कार्बनिक अम्ल रंगहीन। यानी कि जो शुद्ध खनिज होंगे वो रंगीन होंगे, जो कार्बनिक होंगे वो रंगहीन होंगे। उसके बाद सफेद और ठोस होते हैं। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, तो हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं। दूसरा, अम्ल प्राकृतिक संक्षारक होते हैं, ठीक है। प्रबल अम्ल कागज, कपड़ा या लकड़ी को नष्ट कर सकता है। अम्ल धातु जैसे लोहा और एल्यूमिनियम को भी जला सकता है। इसलिए अम्ल धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता अम्ल को, क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, सिंपल सी बात है। इसलिए हम उसको हम धातु के साथ नहीं रखते हैं। अम्ल संकेतों के संपर्क में आने पर रंग में बदलाव प्रदर्शित करता है। अम्ल जल में घुलनशील होते हैं। जब एक अम्ल को जल में घोला जाता है तब तनु अम्ल और ऊष्मा बाहर निकलती है। यहाँ पर आप एक लिटमस पेपर भी देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आप लिटमस पेपर जब एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या हो जाता है, वो रेड हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं आपके केमिकल प्रॉपर्टीज की। जब हमें यहाँ पर केमिकल्स के साथ यानी कि रिएक्शन बेसिकली करा रहे हैं तो कुछ चेंजेस क्या देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप मैग्नीशियम को H2SO4 जो कि एक एसिड है उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन मिलेगा। तो यही चीज आप देखेंगे कि जब जब आप उसे किसी भी धातु को आप क्या कर रहे हैं कि आप वो किसी अम्ल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो एक तो हाइड्रोजन आपको देगा ही देगा और साथ में आपको एक धातु लवण भी देगा। सोना, चांदी और तांबा अम्ल की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं और H परमाणु के साथ स्थानांतरित नहीं होते। कार्बनिक अम्ल जैसे कि एसिडिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी क्रियाशील धातु हैं। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। लवण इन द सेंस कि जब आप बेस और उनको रिएक्ट करा रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट क्या हो रहा है, ठीक है। आधातुओं से अभिक्रिया, जब सांद्र अम्ल आधातुओं से अभिक्रिया करता है तो आधातु ऑक्साइड और जल बनाता है। तो पहले हम क्या देख रहे थे कि वहां पर हमने देखा कि वहां पर हाइड्रोजन और एक लवण बन रहा है, यहाँ पर ऑक्साइड बनेगा और ऑक्साइड को जब आप ये आपका आधातु ऑक्साइड, ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, तो इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर आपका लवण नहीं ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। धातु की कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट, तो धातु है ये आपका कॉपर कार्बोनेट है। जब आप इसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये बन जाएगा कॉपर सल्फेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, आपको बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर क्षारों से अभिक्रिया, क्षारो इन द सेंस कि आपने एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जब HCl को NOH के साथ रिएक्ट किया जाता है
तो ये बन जाता है आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। जनरली ये फॉर्मूला क्या है, जो आपके घर में नमक यूज होता है, दैट इज योर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये NaCl और ये क्या देगा आपको, वाटर देगा। अब हम ये देखेंगे कि यूजेस ऑफ एसिड्स हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, तो आप अचार बनाया आपने, तो अचार में आपने विनेगर डाला, तो एक प्रिजर्वेटिव्स की तरह हम इसे यूज कर सकते हैं, अगर बस ऐसे ऊपरी ऊपरी बात की जाए, ठीक है। अकार्बनिक अम्ल घरों और उद्योगों में प्रयोग किए जाते हैं। अकार्बनिक अम्ल भोजन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अम्लों के कुछ साधारण उपयोग निम्नलिखित हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में प्रयोग करता है, और आपके स्टमक में भी तो HCl ही प्रेजेंट है, जो कि आपके डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प कर रहा है, जो जीवाणुओं को मार भी रहा है। ये हमारे घरों में रसोई की सिंक, सफाई से संबंधित मशीनों और अवरुद्ध मशीनों को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। ये धातु की सतह पर रागे की परत चढ़ाने, टाका लगाने और आयरन और जिंक की परत चढ़ाने से पहले उन्हें साफ करने में भी प्रयोग किया जाता है। इन्हें रसायनों जैसे कि घी, ब्लीचिंग पाउडर को बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे आपके पास यूजेस हैं। फिर अब आपको यहाँ पर दो अमल भी, 3 अमल दिए हुए हैं, उनके यूजेस अब सेपरेटली बताए हुए हैं। सल्फ्यूरिक अमल, ये विट्रोल का तेल भी कहलाता है। ये निर्जलीकरण क्रमक की तरह प्रयोग होता है। ये बैटरियों में प्रयोग होता है। ये इन्वर्टर, ट्रक और कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है। ये उर्वरक, रंग और पेंट बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। तो आप इनकी सेपरेटली भी देख सकते हैं कि क्या क्या इनके फायदे हैं। अगर हम बात करें नाइट्रिक अम्ल की बात करें, तो धातु के निष्कर्षण में प्रयोग किया जाता है। निष्कर्षण इन द सेंस कि जब हमें धातु को एक्सट्रैक्ट करना हो, तो आप किसको यूज करेंगे, नाइट्रिक अम्ल को यूज करेंगे। ये बहुमूल्य धातु जैसे सोना तथा चांदी के शुद्धिकरण में भी प्रयोग होता है। तो जब आप कहते हैं ना कि हम पॉलिशिंग कराने जा रहे हैं, तो पॉलिशिंग में क्या है कि यही आपकी इंप्योरिटीज को खींच रहा है, कौन, नाइट्रिक अम्ल। फिर आता है आपके पास कार्बनिक अम्ल। एसिडिक अम्ल का प्रयोग सलाद को सजाने के लिए अम्ल की तरह होता है, और अचार जैसे खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में भी प्रयोग किया जाता है। तो कार्बनिक अम्ल आपको क्या कर रहा है, प्रिजर्वेटिव की तरह काम कर रहा है। सिट्रिक अम्ल दवाई की तरह प्रयोग होता है। टार्ट्रिक अम्ल बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयोग होता है। और बेकिंग पाउडर बन रहा है, तो जितने भी आपके केक वगैरह है, वो किसकी वजह से बन रहे हैं, टार्ट्रिक अम्ल की वजह से बन रहे हैं, सिंपल। अब यहाँ पर आप एसिड के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। अब आपकी बारी आती है क्षार यानी कि बेस के बारे में पढ़ने की। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने पर हाइड्रो ऑक्साइड यानी कि OH, वो सिर्फ H दे रहा था और ये OH दे रहा है, क्षार कहलाते हैं। ये ऐसे यौगिक का वर्ग है जो स्वाद में कड़वे, कसैले, बिटर होते हैं। कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, भुजा चूना आदि क्षार पदार्थ होते हैं। यहाँ पर क्षारक अधिकांश धात्विक हाइड्रोक्साइड को छोड़कर होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जब भी आप धातुओं के साथ क्षार को रिएक्ट कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको OH आयंस मिलेंगे। चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं। उसके बाद जो क्षारक जल में विलय होते हैं, क्षार कहलाते हैं, जैसे NOH, KOH और ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं, अतः हम ये कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। यानी कि जो आपका डाइल्यूटेड बेस है, वो आपका ये कंफर्मेशन नहीं देता कि वो बेस ही होगा, ठीक है, लेकिन हर एक बेस डाइल्यूट हो जाएगा, इसकी आपको मतलब घुल जाएगा वाटर में, ये चीज है। सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते। जो क्षारक जल में विलय होते हैं वे क्षार एल्कलाई कहलाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सभी क्षार क्षारक हैं, लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्षारक का नाम है और ये उसके सूत्र यानी कि फॉर्मूला है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर भी पता चलेगा आपको कि स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो जो ज्यादा अपना मतलब पीएच के अकॉर्डिंग दिखा रहा है वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, और जो कम दिखा रहा है वो आपका क्या होगा, बेस होगा। तो कुछ क्षारक बहुत प्रबल होते हैं, यहाँ तक कि ये आपकी त्वचा को भी जला सकते हैं, जबकि दूसरे क्षारक वास्तव में मृदुल होते हैं। उदाहरण, पेट में अम्ल, एसिडिटी बढ़ जाने पर हम प्रतिमल औषधि एंटा एसिड नाम ही उसका पड़ा है क्योंकि वो अगेंस्ट है एसिड की, राइट। अब देखते हैं, लेते हैं जो मैग्नीशियम का दूध है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। आप सोच के देखिए कि अगर बेस इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि हमारी स्किन को जला सकता है, तो जब हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले रहे हैं, तो अगर वो हमारे पेट में जाता है तो वो म्यूकस की लेयर को खराब कर सकता है, बट वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक वीक बेस है। कुछ क्षारक या तो जल में विलय नहीं होते या बहुत कम विलय होते हैं। ऐसे क्षारक दुर्बल क्षारक कहलाते हैं, जो वाटर में मिलेंगे नहीं, तो वो क्या है, वो आपके वीक बेस है। तो सामान्य दुर्बल क्षारकों का उदाहरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आदि है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रबल क्षारकों के उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ये अपने ऑक्साइड के जल में घुलने पर बनते हैं, यानी कि जो जल में घुलेंगे दैट इज योर स्ट्रॉन्ग बेस, जो जल में नहीं घुलेंगे दैट इज योर वीक बेस। एग्जाम्पल्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। क्षारक की शक्ति स्ट्रेंथ से हमें ये ज्ञात होता है कि पूर्ण रूप
से घुलने पर कितने OH आयन देता है? क्षार का pH मान से 7 से 14 के बीच होता है। pH मान अधिक होने पर क्षारक उतना ही प्रबल होता है, यानी कि 12 से 14 के बीच होगा तो प्रबल क्षारक है, 8 से 10 के बीच में होगा तो दुर्बल क्षारक है। यानी कि अगेन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जितना जितना उसका कॉन्टेक्ट 7 से दूर होगा उतना ज्यादा उसकी बेसिसिटी बढ़ रही है। सेम जैसे हमने एसिड के बारे में समझा था। और pH 7 का मतलब होता है उदासीन, ना तो वो क्षार है ना तो वो अम्ल है, वो क्या है? वो न्यूट्रल है। अब आता है क्षारकों का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। तो आप धातु लीजिए, उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराइए, उसके बाद आपको मिलेगा पोटेशियम ऑक्साइड, एंड पोटेशियम ऑक्साइड बस आपके पास क्या आ गया? आपके पास अपना बेस आ गया। यहाँ पर आपको ऑक्साइड वर्ड दिखता है ना बच्चों, सिंपल मतलब क्या है कि वो आपकी बेस है मोस्ट ऑफ द केसेस में, ठीक है। क्षार या क्षारक ऑक्साइड बनाने के लिए धातु ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, और आप ये भी देख चुके हैं कि ये जल में घुल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, पोटेशियम ऑक्साइड को हमने जल के साथ मिक्स करा है तो बन गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर हमने सोडियम ऑक्साइड को जल के साथ रिएक्ट कराया तो ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से फिर आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। तो यहाँ पर क्या है कि अमोनिया हाइड्रोक्साइड को छोड़कर क्षारक रंगहीन व गंधहीन होते हैं। क्षारक तेलीय त्वचा से अभिक्रिया कर साबुन के पदार्थ बनाते हैं, अतः क्षारक छूने पर साबुन की तरह चिकने होते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि हमने कहा था कि साबुन में बेस है, तो साबुन क्या कर रहा है? आपके तेल वगैरह को भी हटाने में कर रहा है, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है जब आप इन्हें छुएंगे तो ये कैसे लगेंगे? साबुन जैसे लगेंगे आप लोग। क्षारकों का स्वाद खराब तथा कसैला कड़वा होता है। उदाहरण पान का स्वाद कड़वा होता है क्योंकि उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्षारक क्षयकारी होते हैं, इसलिए इन्हें नग्न हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्षार से खुजली व त्वचा शुष्क हो जाती है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को लीला कर देते हैं, क्योंकि अगर एसिड है तो नीले को लाल कर देंगे, और अगर बेस है तो लाल को नीला कर देंगे, ठीक है। अगर हम उनकी बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज की, तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपको मिलेगा NaCl एंड वाटर। और ये आप हर जगह देख सकते हैं कि जब भी आप अम्लों से उसकी अभिक्रिया कराएंगे तो जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा वो एक सॉल्ट आएगा विद वाटर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, मींस उदासीन की अभिक्रिया। फिर आपके पास आते हैं क्षारकों के यूजेस ऑफ बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग ग्रीस साफ करने में, तेलीय सतह को साफ करने में, और मशीनों को भागो साबुन में यूज हो रहा है। साबुन का यूज हम क्यों करते हैं? अपनी बॉडी से गंदगी हटाने के लिए, तेल वेल हटाने के लिए। तो ये चीजें क्या है कि वो तेल को हटा रहे, तो जहां जहाँ पे तेल हटाने की जरूरत है वहां पर आपके बेस यूज होंगी। फिर आता है कपड़ा उद्योग में इसका उपयोग विरंजक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग कागज, रेयन, दवाइयां एवं अन्य रसायनों को बनाने में किया जाता है। फिर आपके पास आता है कैल्शियम ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सामान्यतः भुजा हुआ चूना यानी कि स्लेक लाइम कहते हैं। इसका उपयोग सीमेंट की जगह किया जाता है, इसका क्योंकि इसका निर्माण सीमेंट से कम कीमत पे किया जा सकता है। मकानों की पुताई में इसका प्रयोग किया जाता है। विरंजक चून के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। गंदे जल को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मृदा की अम्लता को उदासीकरण में भी इसका उपयोग किया जाता है। समटाइम जब रेगुलर खेती करते जाते हैं तो मिट्टी के अंदर एसिड जो है, अम्ल जो है, उनका अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो तब आप क्या करेंगे? उसके अंदर बेस मिला देंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो न्यूट्रल हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उपयोग उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। इसका उपयोग नायलॉन, प्लास्टिक, रंग और रबड़ उत्पादन में किया जाता है। कपड़ों से स्याही, दाग धब्बों, अगेन वही सेम चीज, गंदगी हटाने का जहां जहां काम आएगा वहां पर आपके बेस यूज होंगे। आगे चलते हैं और कुछ अन्य क्षार के बारे में बात करते हैं। तो आपका बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सोडियम कार्बोनेट, ये क्या चीजें हैं? ये आपके किचन में यूज होती हैं। बेकिंग सोडा तो यहाँ पर आप कुकिंग के लिए, जिसमें कुछ बीजों को पकाने से पहले भिगोते हैं, सोडा एक गैस उत्पन्न करता है जिसमें बीजों को उबालने से वे नरम हो जाते हैं। क्या है वो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपने छोले बनाए होंगे, राजमा बनाए होंगे, अपनी मम्मियों को बनाते हुए देखा होगा, तो वो जनरली क्या करती है, उनमें बेकिंग सोडा डाल देती है। तो इससे क्या होता है कि वो जल्दी उबल जाते हैं, जल्दी नम हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर क्या है कि जिस भी चीज को आपको स्पॉन्जी बनाना है, आपका केक हो गया, आपका डोसा हो गया, आपकी इडली होगी, तो ये सब चीजें क्या होती है? स्पॉन्जी होती है। तो इसमें आप बेकिंग पाउडर मिक्स करते हैं। फिर आपका आता है सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, अग्निरोधक की तरह प्रयोग होते हैं। अग्निरोधक लाल रंग के धातु के सिलेंडर होते हैं जिनमें एक नोजल लगा होता है, यानी कि आपने ये सिलेंडर्स देखे होंगे अग्निशामक। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। तो ये जब आपके कांटेक्ट में आएगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन के अमाउंट को कम कर देगा, जिससे आग जल्दी बुझ जाएगी, ठीक है। तो सिलेंडर को उल्टा करते हैं, नोजल को दबाने पर कांच की बोतल टूट जाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट में निकलता है। दोनों अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं जो आग को बुझाती है, ठीक है। आज यहाँ पर बात आती है आपके लवण की। लवण इन द सेंस कि जब आपका एसिड और बेस दोनों एक साथ रिएक्ट कर जाएंगे
तो आपका लवण, आपका सॉल्ट आपके पास आ जाएगा। लवण एक संयुक्त तत्व है जो जल के साथ अम्ल व क्षार की उदासीन अभिक्रिया के द्वारा बनता है। अत्यधिक सामान्य लवण सोडियम क्लोराइड या उदाहरण साधारण अथवा घरेलू नमक। सोडियम क्लोराइड आपका क्या है? आपका घरेलू नमक। लवण को बनाना तो NOH के साथ, यानी कि जो एक बेस है, अगर HCl जो कि एक एसिड है, इन दोनों को रिएक्ट करा देंगे तो ये बन जाएगा NaCl और वाटर। हर जगह आप यही देखेंगे, ठीक है। जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन, यहाँ पर आपका कैल्शियम एंड सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा एंड हाइड्रोजन। लवण की विशेषताएं, अधिकांश लवण ठोस होते हैं, जो नमक है वो भी ठोस है, पार्टिकल छोटे हैं लेकिन ठोस है। लवण अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। लवण विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। जो सॉल्टी वाटर होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो सॉल्ट है आपका, जो आपका लवण है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लवणों का गलनांक और क्वथनांक बिंदु उच्च होता है। अधिकांश लवण जल में विलय हो जाते हैं, परंतु कुछ जल में विलय नहीं होते, ये बहुत कम विलय होते हैं। आप सॉल्ट लीजिए, पानी डालिए तो वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, बट कुछ कुछ होते हैं जो मिक्स नहीं होते हैं। फिर हम यहाँ पर देखेंगे लवण का नामकरण क्षारक से प्राप्त धातु व अम्ल से, यानी कि जो एसिड और बेस का रिएक्शन करा रहे हैं उसी के बेसिस पर हम उसकी लेबलिंग करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमें सोडियम मिला और क्या मिला? क्लोराइड मिला। तो दोनों का नाम क्या रख दिया? सोडियम क्लोराइड। सल्फेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ प्राप्त किया जाता है। कार्बोनेट को कार्बनिक अम्ल से प्राप्त किया जाता है। क्लोराइड को हाइड्रोक्लोराइड अम्ल से प्राप्त किया जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे सॉल्ट्स हैं उनका यूजेस हमारे पास क्या क्या है। लवण हमारे लिए विभिन्न प्रकार से उपयोगी होते हैं। कुछ लवणों के उपयोग निम्नलिखित हैं। सोडियम क्लोराइड आपका नमक है, और नमक आपके खाने के लिए कितना जरूरी है ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि अगर नमक नहीं होता तो खाने का स्वाद ही नहीं आता। फिर आपके पास आ जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसे सामान्यतः बेकिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। ब्रेड केक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये दवाइयों में व अग्निरोधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो सोच के देखिए कि अगर आपके पास सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा तो कोई भी चीज आपके लिए स्पॉन्जी नहीं होगी। उसके बाद पोटाश फिटकरी, यानी कि एलएम होता है ये आपका, इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। पोटाश नाइट्रेट, इसका उपयोग कांच उद्योग में और गन पाउडर, पटाखे, उर्वरक आदि बनाने में किया जाता है। फिर आपके पास आता है सिल्वर नाइट्रेट। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर्स आ पाती हैं, ठीक है, जो आपकी वो सील होती है ना ब्लैक कलर की, उसमें। उसके बाद आपको पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि जब एक एसिड और एक बेस को साथ में रिएक्ट करा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस मिल रही है, जिसे हम कहते हैं उदासीन की अभिक्रिया, यानी कि उदासीनीकरण। वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण व जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। HCl NOH रिएक्ट कराए सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल में उपस्थित धनात्मक हाइड्रोजन आयन H+ क्षारकों में उपस्थित ऋणात्मक हाइड्रो ऑक्साइड आयन से मिलकर H2O बनाते हैं, मीन्स वाटर बनाते हैं। अन्य शब्दों में क्षार के धनायन व अम्ल के ऋणायन एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि उदासीकरण के उपयोग क्या क्या है। कृषि में जब आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर मिट्टी में आपका अम्ल बढ़ जाएगा तो आप उसमें बेस मिलाते हैं ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी हो। अपच दूर करने में जब पेट के अंदर HCl का अमाउंट हमारा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम बेस कंज्यूम करते हैं ताकि न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो और हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से राहत मिले। चींटी और मधुमक्खी की काटने पर, तो जो चींटी जब हमें काटती है तो उसकी बॉडी में हमें फॉर्मिक अम्ल होता है जो कि हमारी बॉडी में इरिटेशन प्रोवाइड करता है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी भी मेटल के साथ अपने हाथ को रगड़ते हैं या फिर चूना उसके ऊपर लगाते हैं, तो क्या हुआ कि जो उसका एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद पीले ततैया का डंक, तो इसमें एल्कलाई होता है, यानी कि क्षार है। तो जब हम इसे एसिडिक अम्ल के साथ रगड़ते हैं तो क्या होता है कि बेसिक आपकी, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस हो जाती है और आपको हेल्प मिलती है। कारखाने में व्यर्थ पदार्थों का निस्तारण करने में भी क्या किया जाता है कि उत्पन्न व्यर्थ पदार्थों में अम्ल होता है, इनका निस्तारण करने से पहले इनके साथ क्या की जाती है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस की जाती है, जो इनकी रिएक्टिविटी एनवायरमेंट को ज्यादा प्रॉब्लम ना दे। फिर हमारे पास आते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का मतलब होता है सूचक या संकेतक। संकेतक इन द सेंस कि जो भी चीज आपके पास आई है वो न्यूट्रल है, वो एसिड है या फिर बेस है, आप इन इंडिकेटर्स की हेल्प से ही पता कर सकते हैं, ठीक है। यह जानने के लिए कि कोई पदार्थ अम्ल या क्षार, हम उसे उसमें निश्चित मात्रा में प्राकृतिक रासायनिक तत्व मिला देते हैं। ये रासायनिक तत्व पदार्थ का रंग परिवर्तित कर देते हैं। इसमें हमें पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय, उदासीन प्रकृति का पता चल जाता है। ये रासायनिक तत्व सूचक या संकेतक कहलाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्राकृतिक में पाए जाने वाले वे जटिल पदार्थ जो दूसरे पदार्थों के संपर्क में आने पर उनका रंग बदल देते हैं, सूचक या संकेतक कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। आप एक छोटी सी डेफिनेशन भी ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमें एसिड, बेस या न्यूट्रल चीजों के बारे में बता रहे हैं कि वो ऐसी हैं बाय चेंजिंग इट्स कलर,
तो आप उन्हें क्या कहेंगे? आप उन्हें इंडिकेटर्स कहेंगे। सबसे सामान्य सूचक जो घरों में प्रयोग किया जाता है वह है हल्दी। हल्दी का प्रयोग सामान्यतः रूप से रसोई घर में कढ़ी बनाते समय किया जाता है। इसका रंग पीला होता है और ये कपड़ों पर पीला धब्बा डालती है, जबकि धोते समय जब धब्बे को साबुन या सर्फ के से रगड़ा जाता है तो ये भूरा लाल हो जाता है। इसका कारण ये है कि साबुन के विलयन में क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहलाते हैं। जब क्षार हल्दी के पीले धब्बे से विक्रिया करता है तो वह धब्बा भूरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम दोबारा इसे भूरे लाल रंग में ताजा कटा हुआ नींबू रगड़ते हैं तो ये पुनः पीले धब्बे में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि आपने यहाँ पे क्या देखा कि अगर कोई भी चीज बेस है और आप उसे हल्दी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो लाल रंग की हो जाएगी, ठीक है। और अगर कोई भी चीज आपकी एसिड है और आप उसे हल्दी के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें कोई भी कलर चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो पीली ही रहेगी। तो ये भी आपका क्या है? एक इंडिकेटर है। उसके बाद आप यहाँ पर क्या देखते हैं कि दूसरा अम्लीय तत्व होता है जिसे सिट्रिक अम्ल कहते हैं। अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है, अर्थात नींबू से प्राप्त सिट्रिक अम्ल सोडियम ट्राइऑक्साइड के प्रभाव को उदासीन कर देता है। इस उदाहरण में हल्दी एक सूचक के रूप में कार्य करती है। फिर आपके बाद पास आते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या है? एक बैंगनी पदार्थ का विलयन है। लिटमस प्रकृति में पाए जाने वाले लिंचन से नामक पौधे से निचोड़कर प्राप्त किया जाता है। लिटमस अम्लीय जो आपका एसिड होगा उसे लाल रंग दे देगा, ठीक है, और जो आपका बेस होगा उसे वो नीले रंग में बदल देगा। फिर आपके पास आता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज का विलयन रंग में हल्का पीला होता है। ये अम्लीय माध्यम में गुलाबी रंग में बदल देता है, ठीक है, और अगर आपका बेस होगा तो कोई चेंज नहीं है। फिर आपका आता है फिनोफ्थलीन। इसका विलयन अल्कोहल में बनता है। फिनोफ्थलीन विलयन अम्लीय विलयन में रंगहीन रहता है। अगर आपकी जो भी चीज है अगर वो क्या है? एसिड है तो वो रंगहीन हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। लेकिन अगर वो क्या है? बेस है तो ये गुलाबी हो जाएगी। इसका यूज बहुत किया जाता था बाबा वगैरह के द्वारा। क्यों? आपको पागल बनाने के लिए कि आपके पास काला वो टोना टोटका हो रहा है, तो वो क्या करते थे कि एसिड उसके अंदर डाल, मतलब एसिड होगा तो वो रंगहीन है, लेकिन अगर उसके अंदर बेस डाल देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से लोगों को पहले पागल बनाया जाता था, लेकिन अब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है तो आप जनरली इस तरीके से पागल नहीं बनते हैं। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है बच्चों। सो आई होप सो कि आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। आपको पता चला होगा कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और किस तरीके से जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो कैसे हमें एक लवण, एक सॉल्ट मिलता है। इसके साथ साथ आपने इनके इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपके अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो बच्चों। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आज की ये कक्षा आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। तो मैं अब मिलती हूँ आप सभी लोगों से हमारी अगली विज्ञान की कक्षा में एक अन्य अध्याय के साथ।